नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बुक रीडर पर। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है बोध और इस स्टोरी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसे थोड़ा सा आसान बना दिया है ताकि कम समय में आप इस कहानी को सुन और समझ सकें। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में पढ़ाने का काम तो शुरू कर लिया था, लेकिन हमेशा पछताया करते थे कि कहाँ से इस मुसीबत में आ फंसे। अगर किसी दफ्तर में नौकर होते तो अब तक थोड़े पैसे जुड़ गए होते, आराम से जीवन गुजरता। यहाँ तो महीने भर काम करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वह भी एक तरफ से आए दूसरी तरफ से चले जाते हैं। ना खाने का सुख, ना पहनने का आराम। हमसे तो मज़दूर ही अच्छे हैं। पंडित जी के पड़ोस में दो और लोग रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में हिसाब किताब लिखते थे। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह पंडित जी से कुछ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरती। शाम को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास नौकर थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, फर्श जैसे सामान मौजूद थे। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार तंबाकू पीते। मुंशी जी को शराब कबाब की आदत थी। अपने सजे सजाए कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल पी जाते थे। सारे मोहल्ले में उनका दबदबा था। उन दोनों को आता देखकर दुकानदार उठकर सलाम करते थे। उनके लिए बाज़ार में अलग भाव था। महंगी चीज़ सस्ते में मिल जाती, जलाने वाली लकड़ी मुफ्त में मिल जाती। पंडित जी उनके इस ठाट बाट को देखकर जलते और अपने भाग्य को बुरा भला कहते रहते। वो लोग इतना भी नहीं जानते कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज धरती का। आसान से पहाड़ों की भी जानकारी नहीं थी, उस पर भी भगवान ने उन्हें इतना कुछ दे रखा था। यह लोग पंडित जी पर बड़ी मेहरबानी रखते थे। कभी थोड़ा बहुत दूध भेज देते, कभी थोड़ी सी सब्जियां दे देते, लेकिन इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब की 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की देखरेख करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी यह लड़के हर समय खेला करते हैं, ज़रा इनका ध्यान रखा कीजिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा होते जा रहे हैं, ज़रा इनका ध्यान रखिए। ये बातें बहुत एहसान जताते हुए रौब के साथ कही जाती थी, जैसे पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन लोगों को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके कारण कभी कभी दूध दही मिल जाता था, कभी अचार चटनी का स्वाद भी चख लेते थे। इतना ही नहीं, बाज़ार से सस्ती चीज़ें भी ले आते। इसलिए बेचारे इस नाइंसाफ़ी को जहर के घूंट की तरह पीते रहते। इस बुरे जीवन से निकलने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अपने हालात पर चिट्ठियाँ लिखी, अफसरों की चापलूसी की, परीक्षा पूरी नहीं हुई। अंत में हार कर बैठ गए। हाँ, इतना ज़रूर था कि अपने काम में गलती नहीं होने देते थे। ठीक समय पर जाते, देर में वापस आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। उन्हें साल में कुछ इनाम देते और तनख्वाह बढ़ाने का जब समय आता तो उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। लेकिन इस दफ्तर की तनख्वाह बढ़ना बंजर में खेती जैसा है। बड़े भाग्य से हाथ में आती थी। गांव के लोग उनसे खुश थे। लड़कों की गिनती बढ़ गई थी और स्कूल के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्ती तोड़ लाता। पंडित जी को इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की तैयारी की। कई दिन पहले से तैयारियां होनी शुरू हो गई। बरसात के दिन थे। पूरे परिवार के साथ जाने में दिक्कत थी, लेकिन घर की औरतें किसी भी तरह नहीं मान रही थी। अंत में तंग आकर दोनों लोगों ने एक हफ्ते की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए ज़बरदस्ती मनाया। मेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम लिए जाते हैं। पंडित जी सोच में पड़ गए, लेकिन जब वो लोग उनका खर्चा देने को तैयार हो गए तो मना नहीं कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुंदर मौका पाकर नहीं रुक सके।
बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी चली। यह लोग खा पी कर स्टेशन पर आ बैठ गए। जिस समय गाड़ी आई, चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। हज़ारों यात्री जा रहे थे। उस जल्दी में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, एक कमरे में बैठे। ऐसे समय में कौन किसका इंतज़ार करता है। गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी, लेकिन जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। वो सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वह लोग उठ जाएं तो जगह बन जाए। उन्होंने एक आदमी से डांट कर कहा, उठ जाओ, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे बोला, क्यों उठकर बैठे जी? तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है क्या? ठाकुर साहब बोले, क्या हमने किराया नहीं दिया? मुसाफिर फिर बोला, जिसे किराया दिया है उसे जाकर जगह मांगो। ज़रा होश से बात करो, इस डब्बे में 10 लोगों के बैठने की इजाज़त है। मुसाफिर बोला, यह थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बातें कीजिए। ठाकुर साहब बोले, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था, जिसके दरवाजे से आप नगद 25 रुपये लेकर हटे थे। ठाकुर साहब, आहा, अब पहचाना, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। चालान कर दिया तो तुम्हें सज़ा हो जाती। मुसाफिर, और मैंने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ही किया है। गाड़ी खड़ी रहने दी, ढकेल देता तो तुम नीचे चले जाते, तुम्हारी हड्डियां का पता नहीं चलता। इतने में दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर ज़ोर से हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे। सोच रहे थे अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वह ताकतवर आदमी थे, पर यह दोनों आदमी भी मोटे तगड़े थे। ठाकुर, बक्सा नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते? इसमें कौन सी इज्जत चली जाएगी? यह थाना थोड़े ही है, आपके रोब में फ़र्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हारी भी मुझसे कोई दुश्मनी है? जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। दूसरा यात्री बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो शक्ल भी मैंने नहीं देखी। दरोगा जी बोले। फिर दूसरा यात्री बोला, आपने मेरी शक्ल नहीं देखी होगी, पर आपकी मैंने देखी है। कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे मारे थे, मैं तो चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने आकर मेरी हालत बुरी कर दी। मैं चुप रह गया, पर चोट दिल पर लगी हुई है, आज उसकी दवा मिलेगी। यह कहकर उसने भी पैर फैला दिए और गुस्से से आंखें दिखाने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डर रहे थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। मैंने मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जैसे ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे कमरे में बैठा दिया। इन दोनों बदमाशों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने के लिए दौड़े थे कि तभी गाड़ी की इंजन ने सीटी दी और वह जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी हालत थी। सारी रात जागती गुजरी, जरा सा भी पैर फैलाने की जगह नहीं थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी, हर स्टेशन पर थोड़ी सी ले लेते। उनका नतीजा यह हुआ कि पचना मुश्किल हो गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। वो चाहते थे कि किसी तरह लेट जाएं, पर वहाँ पैर हिलाने को भी जगह नहीं थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह समय निकाला, लेकिन आगे चलकर मजबूर हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर गई। सामान उतारा, पर जल्दी में बड़ा बक्सा उतारना भूल गई। गाड़ी चल पड़ी। दरोगा जी ने अपने दोस्त को इस हालत में देखकर वो भी उतर पड़े। समझ गए कि मुंशी जी ने आज ज़्यादा पी ली है। देखा तो मुंशी जी की हालत बिगड़ गई थी। बुखार, पेट में दर्द, नसों में तनाव, उल्टी और दस्त। बड़ा बुरा हुआ। स्टेशन मास्टर ने ये हालत देखी तो समझा हैजा हो गया। आदेश दिया कि मरीज को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर
मुंशी जी को लोग एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि जिला बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी पता लगा कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। हिम्मत बंधी, दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से सारा हाल सुनाया। आप चलकर ज़रा उन्हें देख तो लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब बात सुनकर रूखेपन से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने का आदेश नहीं है। दरोगा साहब बोले, तो क्या मुंशी जी को यहाँ लाएं? चोखेलाल बोले, हाँ आप चाहे तो ले आइए। दरोगा जी ने दौड़कर एक डोली का इंतज़ाम किया। उसी में मुंशी जी को उठाकर अस्पताल लाए। जैसे ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने कहा, हैजा के रोगी को ऊपर लाने की इजाज़त नहीं है। बैजनाथ बेहोश तो थे नहीं, आवाज़ सुनी, पहचाना। धीरे से बोले, अरे यह तो बिलौर के ही हैं। अच्छा सा नाम है इनका, तहसील में आते रहते हैं। क्यों भाई, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल बोला, जी हाँ, अच्छे से पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर भी इतना रूखापन? मेरी जान निकल रही है, ज़रा देखिए मुझे क्या हो गया। चोखेलाल, हाँ यह सब कर दूंगा, यह मेरा काम ही है। फीस? दरोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाब? चोखेलाल बोला, वैसी ही जैसी इस मुंशी जी ने वसूल की थी। दरोगा जी बोले, आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चोखेलाल बोला, मेरा घर बिलौर में ही है। वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में टैक्स जमा करने जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। ना दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। लिखा पढ़ा ना हो, फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फ़ीस 10 रुपये निकालिए। देखूँ दवा दूँ, नहीं तो अपने रास्ते चलिए। दरोगा जी, 10 रुपये? चोखेलाल बोला, जी हाँ, और यहाँ रुकना चाहें तो 10 रुपये रोज़। दरोगा जी मजबूर हो गए। बैजनाथ की पत्नी से 10 रुपये मांगे, तब उसे अपने बक्से की याद आई। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी ज़्यादा रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रात को हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत पड़ी। मुंशी की पत्नी का एक गहना जो 20 रुपये से कम का नहीं था, बाज़ार में बेचा गया, तब काम चला। चोखेलाल को दिल में खूब गालियाँ दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर जगह की खोज हुई। पंडों के घर जगह नहीं थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं रहने की जगह नहीं मिली। अंत में यह फैसला हुआ कि किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए, लेकिन जिस पेड़ के नीचे जाते वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने और कोई उपाय नहीं था। एक साफ जगह देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतनी देर में बादल घिर आए। बादल के गरजने से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। लड़के रो रहे थे, औरतों के दिल कांप रहे थे। अब यहाँ रुकना बेकार था, पर जाए कहाँ? अचानक एक आदमी नदी के किनारे लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वह पास पहुँचा तो पंडित जी ने उसे देखा। देखने पर वो कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन यह याद नहीं आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के रहने की जगह नहीं मिलेगी? वो आदमी रुक गया। पंडित जी की तरफ से ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने आदर के साथ पंडित जी के पैर छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपाशंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्लौर के डाकखाने में मुंशी रहे। उन्हीं दिनों मैं आपके पास पढ़ता था। ओहो, तुम ही हो कृपाशंकर? तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के। पंडित जी को तब याद आया। कृपाशंकर बोले, जी हाँ, 9 साल हो गए हैं। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनसिपैलिटी में नौकरी कर रहा हूँ। आप बताइए, आप तो अच्छे से हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलना हुआ। पंडित जी बोले, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पिताजी का क्या हाल है?
कृपाशंकर बोला, अब तो उनका देहांत हो गया है। माता जी हैं? पंडित जी फिर बोले, हमें यहाँ पंडों के घर जगह नहीं मिली, मजबूर होकर यहीं रात बिताने को रुके हैं। कृपाशंकर बोला, बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और तहसील के मुंशी जी आए हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। तो कृपाशंकर बोला, कुल कितने आदमी होंगे? पंडित जी, हैं तो 10, लेकिन थोड़ी सी जगह में गुजारा कर लेंगे। कृपाशंकर, नहीं नहीं, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से 1-2 दिन रहिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का मौका मिला। कृपाशंकर जी ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान में ले गए। साफ़ सुथरा घर था। नौकर ने तुरंत खटिया बिछा दी, घर में पूरियां पकने लग गईं। कृपाशंकर हाथ जोड़े नौकर की तरह दौड़ता रहा। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। उसके प्यार भरे व्यवहार ने सबको खुश कर दिया। सब लोग तो खा पीकर सो गए, लेकिन पंडित जी चंद्रधर को नींद नहीं आई। वह इस यात्रा की घटनाओं पर सोच विचार कर रहे थे। रेलगाड़ी में झगड़ा और अस्पताल में भी बुरा व्यवहार और पैसे की लूट के सामने कृपाशंकर का प्यार और अच्छा व्यवहार रोशनी से भरा दिखाई देता था। पंडित जी ने आज गुरु होने की महानता समझी। उन्हें आज इस पद की महानता पता चली। यह लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। कृपाशंकर ने उन्हें उस धार्मिक जगह का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब सब चले गए तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पंडित जी के पैर छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी के घर तो उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव हो गया। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे दफ्तर जाने की कोशिश नहीं की। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, टीचर ही है जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो ही हमें समाज में रहने लायक बनाते हैं। टीचर से ये बात समझते हैं उनके